हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएससी के क्लासेस में। हम जो है टेक्सोनॉमी के ऊपर पढ़ रहे हैं और टेक्सोनॉमी के ऊपर अब तक आपके सामने लेक्चर नंबर 2 तक आ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही होंगे कि मेरा नाम सूरज है और मैं आपको जो है एमएससी बीएससी और साथ में क्लास 11 12 के लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो जो है हम बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर, यानी जो हमने कल जहां पे लेक्चर खत्म किया था वहीं से मैं आपको जो है आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करूंगा। यानी हमने जो है लेक्चर को खत्म किया था टेक्सोनॉमी के ऊपर, तो मैंने क्विक रिकैप के लिए उसके जो है एक बार शॉर्ट तरीके से लिख दिया है। हाँ, तो बात कर लेते हैं हम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी होता क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है, यानी साइंस की वो ब्रांच या शाखा जो कि डील करती है किससे? विद प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, यानी ग्रुप करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि किसके संग डील करती है? प्रोसेस के संग, यानी पूरे प्रोसेस के संग चलती है। ग्रुपिंग करती है ऑर्गेनिज्म में न्यू स्पेसिमेन हो सकते हैं इनटू करेक्ट कन्वीनियंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर आप टेक्सोनॉमिस्ट हैं तो आपके कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, क्योंकि टेक्सोनॉमी ऐसा नहीं कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये कई सीरीज ऑफ स्टेप होता है, यानी इसमें मल्टीपल स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप टेक्सोनॉमी कर पाते हो किसी भी। तो स्टेप्स इन टेक्सोनॉमी क्या है? पहला स्टेप है आपको सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करना होगा, यानी फीचर्स नोट करने होंगे। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, यानी कि जो पहले से ही, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लो, यानी पहले से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या एक्सटिंक्ट हो गए उसके बेस पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। फिर उसका आप क्लासिफिकेशन करोगे, यानी करेक्ट उसको जो है अलग अलग ऑर्डर जिसमें आपको रखना है उसमें रखोगे और बाद में आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे। फिर कह रहा है फॉर टेक्सोनॉमी वी यूज, हमें अगर टेक्सोनॉमी करनी है तो हमें उसके एक्सटर्नल फीचर पढ़ने होंगे, इंटरनल फीचर पढ़ने होंगे और नॉमेनक्लेचर करना होगा। नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, ये होगा शायद मेरे हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर होगा कुछ। हाँ, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, यहां पे गलती हो गई, नॉमेनक्लेचर नहीं, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, यानी उसके इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन, तो ये 3 स्टेप आपके होने चाहिए। अब हमने कल टेक्सोनॉमी में खत्म कर दिया था। हमारी हेडिंग क्या थी? हमारी हेडिंग थी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। तो आपने सिस्टमैटिक्स तो पढ़ाया नहीं, तो सिस्टमैटिक बताओ। अब आज के लेक्चर में हमको जो है सिस्टमैटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है और टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में समझना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में आपने देखा होगा टेक्सोनॉमिक एड्स भी दे रखा है, जिसमें हर्बेरियम, म्यूजियम और कई सारे नेशनल पार्क, बोटेनिकल पार्क, ये सब चीजें दी हैं, फ्लोरा फौना ये सब दिया है। तो उसके बारे में भी हम आज ही के लेक्चर में हो सकेगा तो कवर कर पाएंगे, नहीं होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आज ही सीखना है। तो बात कर लेते हैं, आप हेडिंग लगाइएगा सिस्टमैटिक्स, यानी सिस्टमैटिक्स क्या होता है? देखो, टेक्सोनॉमी क्या थी? एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू हम किसी भी स्पीशी को कन्वीनियंट कैटेगरी में या करेक्ट कैटेगरी में रख देते हैं। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है ना, ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। मान लो आपके पास ये 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। हमने क्या करा? कुछ न्यू स्पीशीज डिस्कवर की हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ऐसे ये हो गया, ये हो गया, कुछ ये नई स्पीशीज है। ये डॉट जो मैं दिखा रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? ये कोई नई स्पीशी मिली है। कुछ और रंग है मेरे पास, हाँ और रंग भी हैं, तो और भी दिखा देता हूं। ये क्या हुआ? हम भटक रहे थे, हमको कुछ न्यू स्पीशी दिख गई, अब क्या करें इनका? तो ये हमें कुछ न्यू स्पीशी दिखी, अब इनको क्या करें? हमने न्यू स्पीशीज को इन बॉक्सेस में रखना शुरू किया, यानी ये क्या है हमारी? ये तीनों है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा, ठीक है। यानी पहली हमने क्या करेंगे? हमने न्यू स्पीशीज डिस्कवर करी और इन स्पीशीज को पुट करना शुरू किया। मान लो मैंने इसको यहां रख दिया, यहां रख दिया, ऐसे ही मैंने रेड वाले को मान लो यहां पे रख दिया और साथ में मैंने यहां पे ब्लैक भी रख दिया और यहां क्या रखा?
ये ग्रीन रख दी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कुछ न्यू स्पीसीज जो हमारे को डिस्कवर हुई थी उन स्पीसीज को पहले उनकी करेक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा। यहां तक तो हमको पता चल गया ये टेक्सोनॉमी होती है, मतलब हमने नए स्पीसीज को ढूंढा और उनको करेक्ट कैटेगरी में रख दिया, यानी उनको ग्रुप में रख दिया। अब ये क्या था, ये हमारा टेक्सोनॉमी था, तो इसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब क्या करूंगा ना, मुझे ये पता है कि जब मैंने इसको टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा है तो एक अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए, यानी कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ सके। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये क्या क्या है, यहाँ पे ये एम्फीबियन है, ठीक है। मान लो ये स्पीसीज हमने ढूंढी थी, कुछ एम्फीबियन थी, उसमें कुछ क्या थी, रेप्टाइल्स थी, कुछ क्या थी, मैमल्स थी, और कुछ क्या थी, बर्ड्स थी, और क्या है, और हमारी हो सकती है मैमल्स, बर्ड्स, फिश हो सकती है, ठीक है, ये फिश है। अब हमने क्या किया, न्यू स्पीसी हमें मिली और रैंडमली हमने प्रेस करना शुरू कर दिया। इन न्यू स्पीसीज को हमने कुछ को एम्फीबियंस में रखा, कुछ को हमने रेप्टाइल्स में रखा, कुछ को हमने क्या रखा, मैमल्स में रखा, कुछ को हमने क्या रखा, फिश में रखा, और कुछ को हमने रखा बर्ड्स में। यानी कि हमने क्या किया, कुछ नई स्पीसीज ढूंढी और उन स्पीसीज को उनकी कैटेगरी वाइज रखना शुरू कर दिया। जैसे कि उनमें से कुछ स्पीसीज तो एम्फीबियन में रखी गई, कुछ स्पीसीज को हमने रेप्टाइल में रख दिया, कुछ स्पीसीज को हमने मैमल्स में रख दिया, कुछ स्पीसीज को हमने बर्ड्स में रख दिया, और कुछ स्पीसीज को हमने फिश में रख दिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमने स्पीसीज को इनमें रखा, तो ये क्या थी, टेक्सोनॉमी, यानी कि हमने कुछ फीचर्स ऑब्जर्व किए, उसके बेस में अलग अलग ग्रुप में रख दिया। अब देखो इसका क्या ऐसे ही रैंडमली प्लेस होंगे क्या, एम्फीबियन ऐसे ही आता होगा, रेप्टाइल ऐसे आता होगा, सीधा क्या रैंडम अरेंजमेंट है, नहीं। आज के समय में हम क्या पढ़ते हैं, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, यानी किसके बाद क्या इवॉल्व हुआ। जैसे कि हमें ये पता है वर्तमान समय में हमें ये क्या पता है कि रेप्टाइल्स ना, फिश किससे आई, फिश आई हमारी, फिश के बाद आई एम्फीबियन, यानी सबसे पहले क्या है, फिश आए, फिश के बाद क्या आई, एम्फीबियन आई, एम्फीबियन के बाद क्या है, हमारे रेप्टाइल्स आए, और रेप्टाइल के से क्या बने, बर्ड्स बने और मैमल्स बने। तो इसका क्या मतलब है, देखो जब हमने टेक्सोनॉमी को जोड़ दिया उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे, देखो टेक्सोनॉमी तो सिंपल था, न्यू स्पीसी मिली, इन रैंडम ग्रुप्स में रख दिया। जैसे कि न्यू स्पीसी आपको मिल गई, आपने उसको एम्फीबियन में रख दिया, फिश में रख दिया, रेप्टाइल में रख दिया, बर्ड में रख दिया, मैमल में रख दिया। ये तो टेक्सोनॉमी है डायरेक्ट, ये प्रोसेस थी जिसके थ्रू हमने उनको रख दिया, यानी फीचर्स नोट करके। अब क्या है, अब इनका एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है, ऐसा नहीं कि एम्फीबियन डायरेक्ट आ गए, रेप्टाइल अलग आ गए, फिश अलग डेवलप हो रही है, बर्ड अलग डेवलप हो रही है, मैमल अलग डेवलप हुआ, नहीं। ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के संग इवॉल्व हुए हैं, यानी कि सबसे पहले फिश आई, फिश से एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से बर्ड्स आए, और बर्ड से मैमल आए। तो आप देख रहे हो एक रिलेशनशिप जा रहा है जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। यानी कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, जब हम टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, आप नोट करना, ये आप समझ चुके होंगे, ये आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, नहीं किया है तो आप बैक जाके लिख लेना, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, जब आप टेक्सोनॉमी में क्या करो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दो, यानी कि उसमें टेक्सोनॉमी तो चलेगी प्लस साथ में आपने उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के संग ऐड कर दिया। यानी एक ऐसी चीज जैसे कि आपने पहले टेक्सोनॉमी करी और उसके कुछ इवोल्यूशन के बेस पे, यानी आपने पहले फिश रखा, फिर आपने क्या गए, फिश से एम्फीबियन में आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल में आए, रेप्टाइल से मैमल में आए, और बर्ड्स में आए, यानी कि एक आपने इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो किया। तो यानी सिस्टमैटिक्स क्या होती है, सिस्टमैटिक्स होती है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और जो ये सिस्टमैटिक्स वर्ड था ये किसने यूज किया था, यानी सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया था, ये वर्ड यूज किया था हमारे लीनियस साहब ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक की प्रॉपर डेफिनेशन दो, तो सिस्टमैटिक की डेफिनेशन क्या दोगे, ऐसे लिखना, इट इज systematic proper
अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन बताओ कि ये सिस्टमैटिक्स होती क्या है, तो सिस्टमैटिक्स में आप क्या लिखोगे? इट इज सिस्टमैटिक, यानी एक प्रकार से सिस्टम के बेस पे अरेंज करा, किसको? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को। यानी कि हमने, अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक्स क्या इंक्लूड करती है, वो तो टैक्सोनॉमी तो इंक्लूड करती है, साथ में उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड करती है, यानी किसके बाद क्या चीज इवॉल्व हुई। अब आप लिखो लिनियस यूज दिस टर्म। अगर आपसे पूछा जाए ये टर्म किसने यूज किया था, तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको यूज किया था, वो साइंटिस्ट थे हमारे लिनियस साहब, इन्होंने यूज किया था दिस टर्म। और कौन सी बुक लिखी थी इसके ऊपर? एक बुक पब्लिश की थी, तो पब्लिश्ड बुक है उनकी सिस्टेमा नेचुरई। पब्लिश्ड बुक क्या है उनकी? सिस्टेमा नेचुरई। तो ये आप नोट कर लेना, सिस्टेमा नेचुरई। तो ये आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या था? टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी न्यू स्पीसी मिल रही है, उसको आपने करेक्ट कैटेगरी में रख दिया। अब हमने करेक्ट कैटेगरी में रख दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको रख के छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे? उसका जो है इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे कि वो किससे इवॉल्व हुई है। जैसे हमको ये पता है कि फिश से आए एम्फीबियन, एम्फीबियन से आए रेप्टाइल, रेप्टाइल से आए बर्ड्स, मैमल। यानी कि हमने क्या किया? उन जो भी रैंडमली कैटेगरी थी उसको एक अरेंजमेंट दे दी, यानी एक सिस्टमैटिक पोजीशन में बिठा दिया। तो इसको क्या बोला हमने? सिस्टमैटिक्स बोला। तो आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक टर्म किसने यूज किया था, तो ये यूज किया था लिनियस थे, और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जो की थी सिस्टेमाई नेचुरी। और जो सिस्टेमा नेचुरी होती है, इसका मतलब ही क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो एक बार बुक से पढ़ लेते हैं हम, बुक में क्या कह रहा है। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। यानी कि हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के उसको हमने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया इनटू डिफरेंट टैक्सा में। बात कर रहा है दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है? विभिन्न टैक्सा में रखने की जो प्रोसेस है, यानी टैक्सोनॉमी प्रोसेस होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये चैप्टर आपको बोरिंग लग रहा होगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, टैक्सॉन, ये कैटेगरी, रैंक, ये ऑर्डर, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है hence based on character all living organism can be classified into different taxa। यानी उसके कैरेक्टर के बेस पे डिफरेंट टैक्सा में रखा, और जिस प्रोसेस के थ्रू रखा उसको हमने टैक्सोनॉमी बोला। ये समझ में आया? फिर आपसे कह रहा है अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट होते तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, उसके बेस पे आप क्या करते? आपने एक्सटर्नल फीचर पढ़ लिए, इंटरनल फीचर पढ़ लिए, सेल डेवलपमेंट की प्रोसेस पढ़ी, एंड उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो किस जगह में पाया जाता है, ये सब कलेक्ट करी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल फॉर्म द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। यानी अगर आप कोई मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? एक्सटर्नल फीचर देखोगे, इंटरनल फीचर देखोगे, इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखोगे, साथ में आप ये भी देख सकते हो उसका सेल डेवलपमेंट कैसा था। तो ये किस में आता है सर? ये आता है हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी के ऊपर आता है। अब यहां तक तो हम समझ गए। अब बुक में जो है सिस्टमैटिक को कैसे समझाया है, देखो आगे कह रहा है हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ द टैक्सोनॉमी। यानी कि क्या कह रहा है? जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर है, ये किसका पार्ट है? ये प्रोसेस का पार्ट है टैक्सोनॉमी का। बट टैक्सोनॉमी इज समथिंग न्यू ना, इज नॉट समथिंग न्यू। ऐसा नहीं कि जो टैक्सोनॉमी होता है ये बहुत नया शब्द है हमारे लिए, हमने इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं, ये तो वर्तमान समय में आके सुन रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी जैसी चीजें तो बहुत पहले से इवॉल्व आ रही थी। आप डेली भी इसका यूज करते हैं टैक्सोनॉमी का।
सर हम डेली कैसे यूज करते हैं? मान लो आपको जो है कॉलेज जाना था या कहीं भी जाना था, तो कॉलेज जाने वक्त आपकी बस लेट हो चुकी है, आप वहां पे देर में पहुंचे, तो आप बस का इंतजार कर रहे हो, बस आधा घंटा लेट है। तो हम क्या करते हैं ना, कई चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सामने की, यानी कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और ये देखना शुरू करते हैं कि 4 कार चले गई मेरे सामने से, 3 मोटरसाइकिल चले गई, 2 स्कूटियां चले गई उतनी देर में। तो हम क्या कर रहे हैं ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में देख रहे हैं, यानी कि बस का तो हम इंतजार कर रहे थे, सॉरी, ट्रक हमारे सामने से गए 5-6, हमने 5-6 ट्रक को देखा। हमने ये देखा कि क्या कहते हैं ट्रैक्टर ट्राली जा रही है, तो 4-5 ट्रैक्टर ट्रालियां देखी। उतने आधे घंटे के बीच में आपके सामने से लगभग 10-15 मोटरसाइकिल निकली, तो आपने बोला कि हमारे सामने से लगभग 15 मोटरसाइकिल गई, 10-12 साइकिलें निकल गई। तो आपने क्या करा, अलग अलग कैटेगरी बनाई। यानी ऐसा नहीं है कि जो ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ना, ये बहुत नया है हमारे लिए, ये काफी पुराना है, क्योंकि ह्यूमन का इसमें इंटरेस्ट रहता है पहले से। देखो कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इट नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ह्यूमन है ना, वो वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बारे में जानने की तो कोशिश पहले से करता है, उसका इंटरेस्ट ये है। मेरा इंटरेस्ट क्या था, मैं आधे घंटा लेट था, मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया, मैंने देखा कि यार अब मैं क्या करूं आधा घंटा, तो मैं क्या करूंगा, फालतू चीजें करने लग जाऊंगा। मैं देखूंगा कि ट्रैक्टर ट्राली अलग जा रही हैं, और अलग तो नहीं जाएंगी सर, साथ ही में चिपकी होती है ट्रैक्टर और ट्राली, बीच में कील गई होती है, तो वो कील गई होती है तो उससे जुड़ी होती है, तो ट्रैक्टर ट्राली तो साथ ही जाएंगे। हाँ, ट्रैक्टर ट्राली साथ गई, ट्रक देखा ट्रक जा रहा है मजे से, और मैंने देखा मोटरसाइकिलें जा रही हैं, साइकिलें जा रही हैं, कार जा रही हैं, बहुत चीजें जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, अलग अलग उसको जगहों में ग्रुप में प्लेस करना शुरू कर दिया, तो मुझे पता चल गया ये टेक्सोनॉमी था। ठीक है, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज, यानी हमारे जो क्या यूज है। देखो हम किसी चीज को टेक्सोनॉमी यानी ये क्यों पढ़ते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं है कि हमने टेक्सोनॉमी क्यों बनाई होगी। देखो अगर हम किसी चीज के बारे में उसको कन्वीनियंट ग्रुप में रखेंगे या उसको किसी ग्रुप में प्लेस कर देंगे, तो उस ग्रुप के हमको फीचर पता है, अब हम उसका यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिए। जैसे मुझे ये पता है कि इसमें आते हैं, जैसे ये मैंने उसको फिश की कैटेगरी में रखा, तो फिश क्या होती है, ये क्या कहते हैं वाटर में पाई जाती है, और ये कई लोगों की इकोनॉमिक सोर्स भी है, यानी कई लोग जो है मछली बेचते हैं और कई लोग मछली को खाते हैं, तो हमने उसको फिश वाले ग्रुप में रखा। तो हमने जब उसको कैटेगराइज कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि वो हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए कैसा जरूरी है, तो हम क्या करते हैं ना, उसको करेक्ट कैटेगरी में रखने की सोचते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट पहले से ही था। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स needed to find source of their basis need of food, clothing एंड शेल्टर। यानी जो वर्तमान समय में मानव जो है ना, वो ये देखता है कि जो ये हम ग्रुप में रख रहे हैं उससे हमारी दैनिक जीवन कैसे पूरे हो सकता है, हमको क्या उससे शेल्टर मिल रहा है तो हम शेल्टर के लिए यूज करेंगे, क्या हमको उससे खाने के लिए मिल रहा है, जैसे फिश हमने खा ली तो फिश हमारे लिए क्या हुआ, फूड का सोर्स भी हो गया, और कपड़े पहनने के लिए जैसे हमने क्या कहते हैं कोई ऐसा एनिमल लिया जैसे जिसके ऊन निकलता है, तो उससे ऊन वाली चीजें हमने ऑब्टेन कर ली, यानी हमें क्लॉथ जैसी चीजें मिल रही हैं, तो हमारी डिमांड के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। Hence the earliest classification were based uses of various organism। जो हमारा अर्ली क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे था, जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं उसके बेस पे था। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं हम किसी भी चीज में पढ़ लें, हम ये पढ़ते थे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसी को जो है हम ज्यादा दिलासा देते थे। ह्यूमंस बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि मानव की केवल यही इच्छा नहीं है कि वो वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जाने, सिर्फ इतनी इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ यही इच्छा नहीं कि मैं सिर्फ क्या कहते हैं काऊ को जानता हूं, या फिर क्या कहते हैं मैं किसी डॉग्स को जानता हूं, या किसी क्रो को जानता हूं, या क्रोकोडाइल को जानता हूं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना नहीं है कि मैं सिर्फ विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जान लूं, मैं क्या करूंगा ना, एंड डाइवर्सिटी यानी उसकी विभिन्नताओं को समझूं, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप among them, मतलब मैं ये भी जानता हूं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं ऐसा टेक्सोनॉमिस्ट होता या मैं ऐसा पर्सन हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ यही जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि क्या कहते हैं वो कार है या वो ट्राली है या वो साइकिल है या वो बैलगाड़ी है, ये तो मैं सोच रहा था। मैं क्या करूंगा ना कि हम आज कार में पहुंचे, हम ट्रैक्टर में पहुंचे, तो इनकी स्टार्ट कहां से हुआ होगा, स्टार्ट तो 2 टायरों से हुआ होगा, तो हमने क्या बनाया होगा, कुछ टायर का आविष्कार किया होगा, फिर उन टायर्स को जोड़ा होगा, साइकिल जैसी चीज बनाई होगी, मोटरसाइकिल जैसी चीज बनाई होगी, फिर हमने कई सारे टायर्स को आपस में जोड़ के कार जैसी चीज बना दी होगी। ऐसे ही हम क्या करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमने पहले सोचा कि क्या कहते हैं यार ये एम्फीबियन आ गए,
ये मैमल्स आ गए, यानी हम काफी आगे तक तो पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम केवल क्या इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम इनके रिलेशनशिप में भी जाएंगे ना, कि क्या कहते हैं हमारा जो मैमल्स है वो कैसे एम्फीबियन से रिलेटेड है, या हमारा मैमल कैसे फिश से रिलेटेड है, ये आपस में किस तरह से रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इतना ही जाने कि ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं, हम क्या करेंगे उनके रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे। इसीलिए बुक क्या कह रही है, बुक ये कह रही है बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स, यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानते हैं, यानी हम ये ट्रेंड जानते हैं कि क्या कहते हैं हमारा फिश से आया था एम्फीबिया, एम्फीबिया से आया था रेप्टाइल, रेप्टाइल से आया था बर्ड, और बर्ड से आया था मैमल, यानी जिसमें हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक्स। तो आपको बुक की डेफिनेशन पूरी क्लियर होगी। अगर आप ये बुक डायरेक्ट पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता कि सर ये क्या क्या लिखा है, कहीं पे तो टैक्सॉन दे रहा है, कहीं पे टैक्सा आ जा रहा है, कहीं पे हमारा सिस्टमैटिक्स आ जा रहा है, कहीं पे हमारा टैक्सोनॉमी आ जा रहा है, कहीं पे हमारी कैटेगरी आ जा रही है। मैं करूं क्या, मैं तो पागल हो जाऊंगा इतनी चीजों को पढ़ते पढ़ते। तो मैंने एक सिंपल चीज बताई कि टैक्सोनॉमी आपको ये बताती है कि टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है, उनको विभिन्न कैटेगरी में रखना टैक्सोनॉमी कहलाती है। और क्या होता है जो जिनके संग फीचर एसोसिएटेड होते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और जो क्या कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे उसको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देने को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यहां तक हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कह रहा है जो ये वर्ड सिस्टमैटिक है ये कहां से डिराइव्ड है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। लैटिन वर्ड में कौन सा है, सिस्टेमा, सिस्टेमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय द सिस्टेमा इज which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, यानी जो लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, लीनियस साहब थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या बोला, सिस्टेमा नेचुरई बोला। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज ऑफ इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि ये कह रहा है ना आगे हम बात करें जो सिस्टमैटिक होती है वो लेटरली क्या करती है, इनलार्ज करती है, इंक्लूड करती है, आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड करती है, कैरेक्टराइजेशन को इंक्लूड करती है, नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करती है, क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करती है। मतलब कि सिस्टमैटिक्स क्या है, एक हिसाब से आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और कह रहा है नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को ऐड कर रही है। तो ये किसके प्रोसेस थे, ये चार, ये पार्ट थे टैक्सोनॉमी के। यानी सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी को तो इंक्लूड करती है, साथ में आपसे क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यानी जो मैंने लाइन लिखी थी कि जो क्या कह रहा है सिस्टमैटिक है वो टैक्सोनॉमी को इंक्लूड करती है, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड करती है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको टैक्सोनॉमिक वर्ड का मतलब समझा दूं और क्या बता दूं, आपको सिस्टमैटिक से परिचित करा दूं। यानी कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है, तो सिस्टमैटिक्स में सिर्फ इतना ही बताना कि सिस्टमैटिक क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम टैक्सोनॉमी को तो यूज करते ही हैं, यानी हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन तो करते हैं, यानी हम टैक्सोनॉमी को तो इंक्लूड करते ही हैं, साथ में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं, यानी कि उनका आपस में क्या संबंध है। तो हमारा यहां तक क्या पता चला हमको कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। आइए अब हम जो है टैक्सोनॉमी में जो ये स्टेप यूज होते हैं, यानी कि ये जो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सबको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ एक लाइन के बारे में पढ़ा है, अब उसको भी एक्सप्लेन करना है। तब तक इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं। ये कहाँ आ गए सर आप तो कह रहे थे कि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी उनकी डेफिनेशन समझने जा रहे हैं। तो आप तो न्यूमेरिकल ले आए, आप तो जो है क्वेश्चंस ले आए। तो क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो सर? देखो मेरी क्लास में आप पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट के संग क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ ले जाओ और उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं लगाओ। देखो कई क्या होता है ना, इसको बीएससी में भी देख रहे होंगे, एमएससी में भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यानी कि वो टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में वो नीट दे रहे हो, या फिर क्या कहते हैं अब जेई में थोड़ी आ जाएगा, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो नीट दे रहे हो, साथ में क्या कहते हैं अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई और क्या कहते हैं एमएससी
एमएससी के लिए अलग अलग कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, यानी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा दूँ, और थ्योरी तो हर कोई पढ़ा रहा है। आप पूरा यूट्यूब छान मार लो, सब कर क्या रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करा रहे हैं साथ में। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लेक्चर के बेस पे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। एक हिसाब से ना मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि जितना आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलता है। जितना आप अगर एक्सपेक्ट करें कि हम एक पेड क्लास लेते हैं और उसमें जो हम पढ़ते हैं, यानी सिलेबस को डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ेंगे आप, पर ऐसा नहीं कि आपको जो है इतना डिटेल में दे दिया जाए। यूट्यूब पे तो जो है कंटेंट काफ़ी अभी भी कम है, पर काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है, ऐसा नहीं कहता हूँ। इवन मेरे ही लेक्चर सबसे अच्छे हैं, कई टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो टीचर वो नहीं होता कि जिसने बहुत सारी डिग्री गेन कर ली है, यानी उसके पास बहुत सारी डिग्री आ गई, वो टीचर नहीं है। ऐसा टीचर तो है वो, पर ये नहीं कि वो आपका मार्गदर्शक बन सके। देखो आपका मार्गदर्शक या टीचर आप किसको मानेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सके। ऐसा नहीं कि मेरे पास 36 प्रकार की डिग्रियां हैं, मैं अपना पढ़ने में तो बहुत अच्छा हूं, पर मैं दूसरे को समझा नहीं पा रहा हूं, फायदा क्या उस पढ़ने का। हाँ, मैं अपना कोई एग्जाम दे रहा हूं, मैं वो सिलेक्ट हो जा रहा हूं, तो वो बात अलग है, बट मैं अपने ज्ञान को अगर बांट ना पाऊं, यानी उसको जो है अपना जो मैंने अपने दिमाग में बुद्धि में रखा है उसको मैं फैला ना पाऊं, तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का। जैसे आपने सुना होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यानी कि जब आपने किसी प्यासे को पानी ही नहीं पिलाया, फिर आप किसी को अमृत भी पिला दे रहे हो, तो उसकी कमी दूर नहीं हो की जा सकती। यानी आपने जो है प्यासे को पानी नहीं पिलाया था। और क्या, एक इसी में और भी लाइन थी, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ के जो है ये ख्याल आया, जब ज्ञान किसी को बांटा नहीं तो उस ज्ञान का क्या फायदा। यानी अगर आपके पास जितना ज्ञान है उसको जो है आप फैलाने की कोशिश करो। तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से, यानी जो मेरे पास दिमाग में आता है, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको कराने की सोचता हूं। तो आपके सामने बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल विच इज कैटेगरी नॉट टैक्सॉन। देखो मैंने आपको बताया था टैक्सॉन और कैटेगरी होता क्या है। टैक्सॉन मतलब पहले तो ये याद रखो, हमने पढ़ लिया है। अगर आप ये चारों क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा पढ़ाया हुआ जो अब तक 2 लेक्चर और ये जो तीसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया वो सफल हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाया हुआ बिल्कुल वेस्ट है। आप जो है खाली लेक्चर को एंजॉय कर रहे थे। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि लेक्चर को एंजॉय करना है, उससे आपको नोट्स भी बनाने हैं, समझना भी है। देखो टैक्सॉन क्या होता है, वो कैटेगरी होती है जिसके संग फीचर एसोसिएटेड होते हैं। और कैटेगरी क्या होता है, सिंपली ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो सिर्फ कैटेगरी है, टैक्सॉन नहीं है। तो टैक्सॉन क्या है, मतलब उसके संग फीचर एसोसिएटेड हो। आप एनिमल सोचते हैं तो एनिमल सोचते ही अब ये एनिमल मूवी देखने मत लग जाना। कई लोग कहेंगे अरे वाह एनिमल मूवी की बात हो रही, नहीं। आप अगर एनिमल नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में एनिमल पिक्चर की इमेज मत क्रिएट करो। हमें जो है एनिमल से ये समझना है कि एनिमल किस तरह का होता है। मैंने भी अभी तक एनिमल पिक्चर नहीं देखी है। उसके बाद कह रहा है लॉयन, मैं इवन पिक्चर देखना ही पसंद नहीं करता, मुझे अब पसंद नहीं रह गया, शौक नहीं रह गया। लॉयन सुनते ही आप लॉयन के कुछ फीचर्स याद करते हो। एल्सीशियन एक डॉग की ब्रीड है, यानी आप जब एल्सीशियन सुनोगे तो आपके दिमाग में फीचर आएगा। अब हमें तो एल्सीशियन का मतलब ही नहीं पता था। तो आप जैसे जैसे आगे बड़े होगे, या बड़े तो हो गए हैं सर, एमएससी में आ चुके हैं हम, अब कहाँ बच्चे रह गए। तो मैं तो बच्चा जैसा ही लगता हूँ ना, अभी तो दिल बच्चा है जी, उम्र है बचपन की लेकिन दिल है बचपन का। यानी कि एल्सीशियन क्या होता है, एक प्रकार से डॉग की ब्रीड होती है। यानी अगर आप जो है एल्सीशियन सुनोगे तो आपके दिमाग में फीचर्स आएंगे, बट अगर आप स्पीसीज सुनोगे तो स्पीसीज से आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएगा। यानी कि ये सिर्फ कैटेगरी है, नॉट टैक्सॉन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, फ्रॉम फॉलोइंग एग्जांपल्स हाउ मेनी आर टैक्सॉन। यानी आपको विभिन्न प्रकार के एग्जांपल दिए गए हैं, उसके बेस पे आप बताओ कि कौन से टैक्सॉन है। ठीक है, तो टैक्सॉन क्या होता है, यानी कि वो कैटेगरी जिसके संग क्या हो, कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। तो बात कर लेते हैं टाइगर। टाइगर सुनते ही आपके दिमाग में फीचर आएगा। सोलेनम सोलेनेसियाई, यानी ये जो फैमिली है उसके कुछ फीचर्स आएंगे। आप पेटूनिया मकोई ये चीजें सुनोगे तो इससे कुछ फीचर आएगा। मोनोकॉटलिडन डाइकॉटलिडन सुना है आपने, तो कुछ फीचर्स आएगा। यानी किंगडम को सुन के आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आ रहा है, क्लास को सुन के आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आ रहा है, जीनस को सुन के दिमाग में कोई फीचर नहीं आ रहा है। अब कई लोग सोचेंगे क्लास को सुन के तो हमारे दिमाग में फीचर आता है, बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो वाली क्लास से मतलब नहीं है, क्लास यहाँ पे दूसरी है, तो उससे हमारे दिमाग में कोई फीचर नहीं आता। तो यहाँ पे कितने टैक्सॉन है, तो टाइगर टैक्सॉन है, सोलेनम टैक्सॉन है, पेटूनिया टैक्सॉन है, और क्या है, मोनोकॉटलिडन टैक्सॉन है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, आंसर नंबर 4 यानी बी।
फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प इन क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि कह रहा है वो ब्रांच बताओ साइंस की जो कि ये कर रहा है हेल्प करती है क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में तो मदद करती है, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताती है। तो देखो पहले बात कर लेते हैं लास्ट से, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन तो खुद टैक्सोनॉमी का पार्ट है और टैक्सोनॉमी में क्या इंक्लूड होते हैं, ये चार चीजें इंक्लूड होती हैं, तो ये सिर्फ नहीं बता पाएगी। क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये बताने में असंभव है। टैक्सोनॉमी ये चार स्टेप कर लेते हैं बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं बताता। सिस्टमैटिक इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सिस्टमैटिक इंक्लूड करती है टैक्सोनॉमी को और साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, विच इज फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि नोमेनक्लेचर पहला स्टेप है, टैक्सोनॉमी पहला स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन। इसका जो है ना कई लोग आंसर गलत करते हैं, इवन कई मास्टर्स भी इसका आंसर गलत कर देते हैं, यानी कई टीचर भी इसका आंसर गलत कर देते हैं। अगर देखो ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास आइडेंटिफिकेशन है तो आप आइडेंटिफिकेशन लगाओगे, बट पहला स्टेप आपको कैरेक्टराइजेशन ही करना है अगर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन दोनों ऑप्शन है तो आप वहां पे ऑप्शन के बेस पे चलोगे, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन दिया है तो आप कैरेक्टराइजेशन को टिक लगाओगे, बट ऑप्शन में आपको कैरेक्टराइजेशन नहीं दे के नन दे दिया होता तो आप नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी में से आइडेंटिफिकेशन को अपना पहला स्टेप मानते। अब मैंने जो है टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी को जो कई सारे स्टेप थे यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सब के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है। फिर आपकी डिमांड ये होगी कि लेक्चर को छोटा बनाओ, इस तरह से हमारा कोर्स तो नहीं हो पाएगा। पर आप देखो ना, मैं एमएससी के लिए जो ये कोर्स मैंने उठा रखा है तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको 10-12 लाइन पढ़ा के कुछ भी पढ़ा के चले जाऊं, नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि आप जो है ना अब मास्टर्स की स्टेज में है, यानी आप अब एक हिसाब से टीचर समझिए आपको। आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है तो आपने सारा ज्ञान जो है अपने दिमाग में भर लिया है, अब इस दिमाग को भरे हुए ज्ञान को आपको बांटना है, यानी आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, यानी अपने सब्जेक्ट में क्या होगे एक हिसाब से पूरी जो है बिल्कुल एक्सप्लेन कर सको अपने, यानी आपको जो है एक टॉपिक दिया जाए और उसके आप घंटों तक बोल सको। तो मैंने भी वो कोशिश की है, मैं चाहता तो इस टॉपिक को पूरा घंटों तक पढ़ा सकता था, यानी कि अब मेरे दिमाग में इतनी चीजें भर चुकी हैं कि मैं अगर किसी के सामने जाऊं तो मैं इस टॉपिक को घंटों तक खींच सकता हूं। बट आपको भी इसी तरीके से खींचना है, ऐसे समझाना है, तो आपको क्या करना होगा, लॉन्ग लेक्चर देखने होंगे, ना कि ये शॉर्ट्स देख के आप अपना जीवन जो है ऐसे ही बर्बाद कर दें। तो थैंक यू बने रहने के लिए, लेक्चर्स में ऐसी ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू ऑल।